हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, 31 अगस्त 2020 द डे व्हेन ए ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने अपने जीवन के 84 साल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी तथा देश की सेवा करी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को। एक मिराटी विलेज है वेस्ट बंगाल का, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और उनके पिताजी का नाम था कामत किनका मुखर्जी, जो कि खुद एक महान फ्रीडम फाइटर थे और वो विधानसभा के मेंबर भी रहे हैं 1952 से 1954 तक। और जो उनकी माँ थी, तो उनका नाम था राजलक्ष्मी मुखर्जी। तो साथियों, अगर बात करिए इनके एजुकेशन की, तो इन्होंने विद्यासागर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करी थी तथा इन्होंने एमए की डिग्री भी करी थी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से, और एलएलबी भी करी थी इन्होंने। तो इन्होंने ये दोनों डिग्रियां प्राप्त करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। और उसके बाद इन्होंने अपर डिविजनल क्लर्क के रूप में काम भी किया है। और उसके बाद 1963 में ये लेक्चरर बन गए थे, जिसमें ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे विद्यासागर कॉलेज में। उसके बाद अगर बात करी जाए इनके पॉलिटिकल करियर की, तो इन्होंने एक सक्सेसफुल कैंपेन करा था। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उस टाइम, वीके कृष्ण मेनन। तो उनका इन्होंने प्रचार करा था, जिसमें कि वो सफल हुए। और जो इनका टैलेंट थे, तो उनको देखते हुए इंदिरा गांधी ने इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल करा था 1969 में। और 1969 में ये राज्यसभा के मेंबर बना दिए गए। और इसके बाद 1973 में, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जिसमें इनको एज ए डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पद पर नियुक्त किया गया। और इनके वर्क को देखते हुए 1973 में, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जिनके कैबिनेट में इनको एज ए डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रूप में शामिल किया गया। और उसके बाद इनको टैलेंट को देखते हुए 1982 से लेकर 1984 तक इन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में काम करा, जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और इन्होंने एक उसी समय पे लेटर भी साइन करा था, जिसमें इन्होंने मनमोहन सिंह को एज ए आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया। तथा इसी टाइम पे जो आईएमएफ है, तो उसका जो फर्स्ट लोन लिया था इंडिया ने, तो उसकी भी लास्ट जो इंस्टॉलमेंट थी, तो इन्हीं के टाइम पर पूरी करी गई थी। और उसके कुछ साल बाद, जब आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, तो उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में राजीव गांधी जी का दबदबा हो जाता है, जिसके कारण इनको थोड़ा साइडलाइन कर दिया जाता है और इनको बंगाल में भेज दिया जाता है कैंपेन के लिए। लेकिन इससे प्रणब मुखर्जी जी असंतुष्ट हो जाते हैं तथा 1986 में ये अपनी खुद की एक पार्टी बना लेते हैं बंगाल में, जिसका नाम होता है राष्ट्रीय समाजवाद कांग्रेस। तो आरएससी की इन्होंने स्थापना करी थी, आरएससी पार्टी की, जिसका बाद में फिर मर्जर हो जाता है कांग्रेस में 3 साल बाद। तो इसके बाद इन्होंने, जब पीवी नरसिम्हा राव और जिस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उस समय की जब सरकार आई थी, तो उस समय इन्होंने एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में भी काम किया है 1995 से लेकर 1996 तक। और इसके बाद इनको एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है 1998 से 1999 में। और जब सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर बन जाती है, उसके बाद जब 2004 का इलेक्शन हुआ था, इन्होंने एक लोकसभा सीट भी जीती थी तथा ये लीडर ऑफ हाउस बन जाते हैं लोकसभा में। और इनको एज ए डिफेंस मिनिस्टर 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में इनको शामिल कर लिया जाता है। और उस समय प्रधानमंत्री पद के भी ये प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, क्योंकि उस समय के ये बहुत ही अनुभवी पॉलिटिशियन थे। और इसके बाद जब चुनाव होता है तथा जिसमें कांग्रेस की सरकार जीत जाती है, यूपीए बहुमत से सरकार बना लेती है, तो उसमें इनको कैबिनेट में एज ए डिफेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है। 2004 से लेकर 2006 तक इन्होंने एज ए डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम किया। उसके बाद इनको 2006 के बाद 2006 से लेकर 2009 तक
इनको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और इसके बाद जब 2009 में इलेक्शंस हुए तो उसके बाद जब यूपीए की सरकार दोबारा आई तो इनको यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के रूप में शामिल कर लिया गया, जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा। आपको याद होगा कि 2012 से लेकर 2013 तक जो इंडिया की जीडीपी थी वो 6.5% थी, तो ये इनके अच्छे काम का प्रमाण देता है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म भी करे हैं, जैसे कि इन्होंने एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता है तो उसको इन्होंने रिमूव कर दिया था, तथा इनको एज ए अर्ली रिफॉर्मर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि 1992 में जो उदारीकरण की नीति लाई गई थी वित्त मंत्री उस समय के मनमोहन सिंह द्वारा, तो उसमें भी इनका काफ़ी मेन रोल था, क्योंकि उस समय जो 1991 से लेकर 1996 तक जो प्लानिंग कमीशन था तो उसमें एज ए डिप्टी चेयरमैन इन्होंने वर्क किया था। और इसके बाद इन्होंने फाइनली 2012 में जो अपनी सक्रिय राजनीति जीवन है उससे इन्होंने संन्यास ले लिया, तथा इनको फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में नॉमिनेट किया गया, तथा फिर 25 जुलाई 2012 को इन्होंने शपथ ली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, जो कि शपथ दिलवाई गई उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको शपथ दिलवाई और इस तरीके से ये भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। तो इसके बाद इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते अपनी लाइफ में। तो अगर इनके अवार्ड्स की बात करी है तो इन्होंने जो भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म विभूषण, तो इन्होंने पद्म विभूषण का अवार्ड जीता था 2008 में। तो 2019 में इनको जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, तो उससे इनको सम्मानित किया गया। तथा इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे फॉरेन अवार्ड्स भी जीते हैं, और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं, जैसे बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1986 में इन्होंने बुक लिखी थी। उसके अलावा ऑफ द ट्रैक, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस इंडियन, तो इस प्रकार की इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। और फिर 10 अगस्त को इनका जो कोरोना टेस्ट किया गया था उसमें ये पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद ये काफ़ी दिनों से वेंटिलेटर के सपोर्ट में थे और आज इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं तथा पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप लोगों को इनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बता सकूं, ताकि आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ इनकी लाइफ के बारे में जानने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।